हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे पास रोशन आनंद सर का ज्ञान बिंदु सर का जो बिहार पुलिस का 15 सेट मेरे पास आ चुका है दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए लगभग 100 प्रश्नों का जो इसमें जो सेट दिया हुआ है, लगभग 9th और 10th के बेसिक पर बनाया गया है दोस्तों इसको। और दोस्तों आप लोग को भी इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग देखते हैं टेस्ट नंबर 1 का प्रश्न। और यह दोस्तों यही ज्ञान बिंदु रोशन सर हैं जो अब की बार दरोगा में 300 बच्चों को बिहार दरोगा में सफलता प्राप्त करवाए हैं। तो इनका जो सेट होता है बहुत ही बढ़िया होता है और यह एग्जाम में छपने वाला प्रश्न होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 24वें तीर्थंकर महावीर थे जो अंतिम भी थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो यह मास्की गुर्जरा और उडे गोलम सभी अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था। तो यह 1025 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें सबसे उसका जो चर्चित आक्रमण था सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, सौराष्ट्र में, वही 1025 में उसको लूट के लेकर चला गया था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। तो हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का जो सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, बिलग्राम का युद्ध या कनौज का युद्ध ये 1540 में हुआ था, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, मछुआरा का युद्ध भी 1555 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। तो यह रैयतवारी जो 1820 में शुरू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा, इसी में बिचौलिया वर्ग नहीं था। महलवारी 1822 हो जाएगा, रैयतवारी 1820 हो जाएगा। ठीक है, महलवारी मैकेंजी के द्वारा, रैयतवारी जो किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। याद रखेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यानी 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। तो यह डिज़रायली ने दिया था। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। तो काल का संपादन परांजपे के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन भारत में 1945 में आया था। ठीक है, इसमें से जो क्रिप्स था यह क्रिप्स मिशन का था, जबकि एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और एल्टली यह कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असत्य मिलान का चयन करना, यानी गलत इसमें से बताना है कौन इसमें से गलत दिया हुआ है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था, सही है, पत्रिका है। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा, जबकि विद्यालय बालिका जो था दादा भाई नौरोजी, यही गलत दिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया था। लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया था। तो यह ली आयोग के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के गठन को अनुशंसा किया गया था, ली आयोग के सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। डेकामेरॉन पुस्तक किसकी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बोकेशियो की। डेकामेरॉन पुस्तक बोकेशियो के द्वारा लिखा गया, जो बहुत ही चर्चित पुस्तक है, प्रसिद्धि इसको मिली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो दोस्तों प्रथम युद्ध में 2 देश बट गया था, 2 धुरी में, एक धुरी राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में इसमें कौन शामिल नहीं था।
तो जो जर्मनी था वह धुरी राष्ट्र की तरफ से था, न कि मित्र राष्ट्र की तरफ से, जबकि इंग्लैंड, फ्रांस और जापान जो था वह मित्र राष्ट्र की तरफ से था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम को कहा जाता है। मार्टिन बैहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम कौन सा है? तो यह हो जाएगा टाइटन हो जाएगा। टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि जो ज्ञानीमिड है वह बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य में पाया जाता है? तो काली एवं तीस्ता के मध्य में कौन सी नदियों के मध्य में, काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच में अवस्थित है? मुंबई एवं पुणे के बीच में भोर घाट अवस्थित है। भोर घाट जो दर्रा है वह मुंबई और पुणे के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और सबसे जो उत्तरी बिंदु का है तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से जो निकलता है नदी, उस नदी का नाम है झेलम नदी है, झेलम नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में इसमें से कौन सा नदी जो है, उत्तराखंड में कौन सा झील जो है वो अवस्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, चंद्रताल झील। या उत्तराखंड में नहीं, जबकि सात ताल झील, राकसताल झील और देवताल झील जो है या उत्तराखंड में अवस्थित है। चंद्रताल झील जो है या उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को आम्र वर्षा के नाम से जो जाना जाता है वह केरल में जाना जाता है, केरल में जाना जाता है। और वहीं उत्तर भारत में पूछता ग्रीष्म ऋतु में तो उसको लू के नाम से जाना जाता है। बंगाल में नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो मसाला उत्पादन से हो जाएगा बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है, जबकि गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो विकास उद्योग के नाम से मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वह नैरोबी में है। नैरोबी जो केनिया की राजधानी है, केनिया की राजधानी है नैरोबी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा, उत्पादक। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। प्रारूप समिति को मसौदा समिति कहते हैं, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री जो थे वह सी राजगोपालचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? जो अनुसूची की संख्या 12 है जिसमें से छठी अनुसूची में कौन सा राज्य जो है वह शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जबकि मिजोरम, मेघालय और इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर, असम, मेघालय और त्रिपुरा शामिल है, जबकि मणिपुर छठी अनुसूची में इसको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ था? तो इसका मेघालय जो हो जाएगा, मेघालय राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ था, जबकि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, याद रखिएगा दोस्तों, अमीगो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का गठन 1987 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो यह किया गया था 1992 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा की गई है? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 43 में किया गया है। अनुच्छेद 43 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे? तो
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में आंगल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? तो 104 संविधान संशोधन करके इसको समाप्त कर दिया गया, 104 संविधान संशोधन करके इसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि इसमें से जो हो जाएगा विद्युत धारा जो एक अदिश राशि है, जबकि वेग, त्वरण और विस्थापन यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन के गति के किस नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है वह द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, ए बराबर ए में, यह बल का व्यंजक हो गया दोस्तों। जबकि प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, याद रखिएगा दोस्तों, बल की परिभाषा प्रथम नियम से प्राप्त होती है, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तृतीय नियम जो होता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? तो शक्ति का मात्रक जो इसमें से देखिए किलोवाट घंटा, किलोवाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। अगर किलोवाट में समय का कोई भी अगर उसमें लगा देते हैं, जैसे घंटा लगा देते हैं, सेकेंड लगा देते हैं, ये सब अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा WH यानी वाट घंटा, ये हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। जबकि HP, किलोवाट, मेगावाट ये सब शक्ति का मात्रक है, जबकि WH वाट घंटा हो जाएगा, वाट घंटा यह ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। इसी में किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का ही मात्रक है। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? तो जल का महत्तम जो घनत्व होता है ना, यह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो यह उसको अगर फ़ारेनहाइट में हो जाएगा तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर महत्तम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से बताना है कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण पॉल बिलार्ड के द्वारा इसका खोज किया गया था। तो गामा किरण जो क्या है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहां रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग करते हैं? तो वहां पर लेक्लांसे सेल का प्रयोग करते हैं। अगर रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होगी तो वहां पर लेक्लांसे सेल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं उनका गुण जो होना चाहिए, विद्युत फ्यूज जो टीन और शीशा का बना होता है, फ्यूज जो होता है विद्युत फ्यूज टीन और शीशा का बना होता है, ठीक है। जो इसका जो गुण क्या होना चाहिए? तो इसका जो गुण होना चाहिए वह निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो धातु पाया जाता है वह एल्युमिनियम पाया जाता है, धातु सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाएगा, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज जो किया था उस वैज्ञानिक का नाम था डी ब्रोगली। क्या था? डी ब्रोगली। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था। अष्टक नियम कैल्शियम तत्वों तक यानी 20 के तत्वों तक ही वह लागू होता था, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? आपको बताना है कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। इसमें से बताना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मीथेन, जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, जिसका फॉर्मूला जो होता है CH4 होता है। यह दलदली वाले जो स्थानों में क्या होता है, यह पाया जाता है, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं। धान के खेत से भी यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी में किया गया था। कोशिका के केंद्र की खोज जो किया गया था वह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, जबकि स्पिंचर जो है यह लवा की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात कितना होगा? तो फिनोटाइप का जो अनुपात हो जाएगा वह 3:1 के अनुपात में रहेगा, 3:1 के अनुपात में। एक संक्रिय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है?
तो यह हो जाएगा क्लोरेला नामक। क्लोरेला नामक शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री अपने हौज में उगाकर ले जाते हैं, जिससे उनको प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पपीता के खाने योग्य भाग कौन सा है? पपीता के खाने योग्य भाग जो है वह मध्य फल भित्ति है। मध्य फल भित्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस पादप ऊतक के द्वारा पौधों को दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है एस्क्लेरन काइमा के द्वारा। एस्क्लेरन काइमा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? समतापी, समानतापी होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पक्षी वर्ग हो जाएगा, पक्षी वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? इसमें से किस एंजाइम का जो स्रवण होता है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, आप जानते हैं, जो इसका स्रवण अग्नाशय से इसमें से किसका नहीं होता है? तो हो जाएगा इरेप्सिन, या अग्नाशय से नहीं होता, जबकि ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? तो यह रखता है सेरेबेलम रखता है, सेरेबेलम रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? तो यह था 5वीं पंचवर्षीय योजना, और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी सरकार में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो यह किया गया 1938 ईस्वी में किया गया था। 1938 ईस्वी में किया गया। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? तो यह किया गया था हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर किया गया था। और इसका अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण तो 1 जनवरी 1949 इसमें किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इसमें से बताना है कौन सा इसमें से डायरेक्ट टैक्स है। तो यह हो जाएगा संपत्ति जो कर होता है, संपत्ति कर, वह डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स ये भी डायरेक्ट टैक्स में आता है, जबकि सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय बिक्री शुल्क यह एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? प्रतिभूति घोटाला से इसमें से किस समिति का संबंध हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से था, जबकि सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से था, जिसका स्थापना 1983 में राजन सरकारिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रसखान है। रसखान के द्वारा प्रेम वाटिका पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो हो जाएगा वह वियना में हो जाएगा, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो फिलीपीन सरकार के तीसरे राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है, पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे या कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आचार्य विनोबा भावे को प्रथम रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? तो यह हो जाएगा रॉबिन रेडबेस्ट। रॉबिन रेडबेस्ट यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और जबकि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध, बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध हो जाएगा वह शहनाई से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? महाप्रयाण घाट में जिनका समाधि स्थल है वह राजेंद्र प्रसाद है। वह कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंड के उपनाम से जाना जाता है? तो लाइटनिंग किंड के उपनाम से जाना जाता है वह विश्वनाथन आनंद को जाना जाता है, जबकि माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? एनडीए का जो मुख्यालय है वह एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय वो हो जाएगा वेलिंगटन में है। कहाँ? वेलिंगटन में है। नेक्स्ट प्रश्न है किस ऑपरेशन के तहत
भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया था? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा दीप्ति शर्मा हो जाएगी, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। तो नॉलेज ऑफ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण जो किया गया है वह किया गया है लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया था? तो यह किया गया था उत्तराखंड में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा होगा? तो यह भी भारत होगा, अपना देश भारत होगा। अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेडियो को 990 में बेचकर 10% लाभ कमाता है। तो 990 में बेचकर 10% लाभ कमाता है तो क्रयमूल उसका कितना होगा? 900 होगा, CP 900 हो जाएगा। अब 890 में बेचता है तो 10 का हानि उसको होगा 900 पर, तो 100 पर कितना 10/9 की हानि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 1.1/2 और 2.2/3 है। तो यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे तो जब संख्या की हमको प्राप्ति होगी वहाँ हो जाएगा 9 और 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि प्रत्येक में 15 जोड़ेंगे तो 9x और 16x, तो 9x + 15 16x + 15 बटा में इतना करेंगे तो यहाँ से जो आ जाएगा इसका सही उत्तर यहाँ x बराबर 3 आएगा, कट कुट करिएगा तो यहाँ से 16 3 48, बड़ी संख्या 16 हो जाएगा तो 16 3 48 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो दोस्तों पहले भी बताया है कि जब ट्रेन आदमी पोल खंभा इत्यादि को पार करेगा तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करता है, जबकि ट्रेन अगर सुरंग प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन उस अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई को ही पार करता है। तो जब 30 सेकंड में पार करता है, 30 मीटर के चाल से जाता है तो कितना टोटल 900, जब टोटल 900 होगा 30 में 30 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। 900 में 600 अगर प्लेटफॉर्म का होगा तो 300 मीटर ट्रेन की लंबाई होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए और 1200 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार लिया और उसे कुल ब्याज 1020 रुपये मिला। तो दोस्तों 400 जो होगा 400 गुना 2t प्रतिशत निकाल दीजिए प्लस 550 प्लस गुना 4t प्रतिशत हो जाएगा आप प्लस 1200 गुना 6t प्रतिशत आप बराबर कर दिए 1020 रुपया। यहाँ से करिएगा तो आपको आ जाएगा 102t बराबर 102 पर 0 t = 10% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक घनाभ के 3 संगत के फलकों का क्षेत्रफल, तो यहाँ मान लीजिए 2x 3x और 4x, यहाँ पर आयतन हमारा हो जाएगा 4 3 दूना 6 चौका 24 x³ बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9000। यहाँ से निकालेंगे तो x का मान जो आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। यहाँ से जब निकालेंगे सबसे छोटी भुजा की लंबाई तो यहाँ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 86 का थोड़ा इसका लेंदी बनेगा दोस्तों, तो 86 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 4.6 मीटर और 87 यदि 5 tan थीटा बराबर 4 तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5 आ जाएगा और tan थीटा बराबर p/b होता है तो h यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 1/7 हो जाएगा और 260 का 31% गुना वाट बराबर 12,896। तो यहाँ से जब इसको गुना करिएगा तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वह हो जाएगा इसमें से कोई नहीं है, आपको इसको गुना करके देखिएगा दोस्तों कितना आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प को चुनिए जो 5वीं संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 400। एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को 25 लिखा जाता है, जूनियर को 36, तो पैकेज को क्या लिखा जाएगा, तो पैकेज को 49 लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में एसेंट को ऐसे लिख दिया है दोस्तों, तो कूट भाषा में बेंडोर को कैसे लिखा जाएगा, तो बेंडोर को कैसे लिखा जाएगा, तो 91 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उल्लास का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ लास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करना है। सुख दुख, तो सुख दुख में कौन सा समास है, तो सुख दुख में जो है वह द्वंद्व समास है। कलेजे पर सांप लौटना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना। अब नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लिश का रहेगा दोस्तों। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स और फ्रेज। आई हैव एन इचिंग पाम जो हो जाएगा, आई हैव एन इचिंग पाम का जो मतलब हो जाएगा वह हो जाएगा टू बी ग्रीडी फॉर मनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द वर्ड डेट अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड सब्सट्रैक्टेड, तो सब्सट्रैक्टेड का जो गिवन हो जाएगा एडजेंस्ड जो हो जाएगा, एडजेंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द वर्ड डेट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड एक्सप्लिक्ट, तो एक्सप्लिक्ट का जो हो जाएगा क्या सेम मीनिंग में समानार्थक शब्द बताना देना है आपको, तो हो जाएगा स्पेसिफिक। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द वर्ड डेट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग, ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग का मतलब हो जाएगा कैनल हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न है कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन with a blank to be filled with an appropriate option. Choose the correct alternatives. A pair of Eurasian joy dash over the forest yesterday. तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लू। तो दोस्तों 100 प्रश्नों का यह सेट ज्ञान बिंदु रोशन सर का आप लोग को कैसा लगा, और दोस्तों ज्ञान बिंदु का जहाँ भी सेट मिले दोस्तों आप लोग जरूर बनाइएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उनका जो सेट होता है बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा कि